एक छोटे से गांव में कुमार सोहन रहता था। वो मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाया करता था और उसे शहर जाकर बेचा करता था। कभी कभी उसके 2-4 खिलौने बिकते तो कभी वो भी नहीं, जैसे तैसे उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन उसकी बीबी शीला बोली, सुनो जी, क्यों न शहर जाकर कोई नौकरी ही कर लो। नौकरी करोगे तो महीने के अंत में कुछ धन तो आएगा। बीवी की बात सुन अब सोहन को भी ऐसा ही लगने लगा था, पर उसको मिट्टी के खिलौने बनाने का बहुत शौक था, लेकिन हालात से मजबूर था। बात तो तुम सही कह रही हो, पर कैसे उस हुनर को छोड़ दूं, जिसका नमक हम लोग अब तक खाते आए हैं। मैं जानती हूँ आप बहुत मेहनत और लगन से खिलौने बनाते हो, पर बाजार में बिक्री ना होने से अब हमारा गुजारा नहीं होता। अब तो यह हालत हो गई है कि रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। ठीक है, मैं कल सुबह ही शहर जाकर कोई न कोई नौकरी तलाश करता हूँ। अगले दिन वो शहर के लिए रवाना हो गया और एक व्यापारी के पास वह नौकरी करने लगा। सोहन वहां नौकरी करता तो जरूर था, पर उसका मन अभी भी अपने चाक और मिट्टी के खिलौनों में ही रहता था। समय बीतता गया। एक दिन शहर में जहां वह काम करता था, उस मालिक के घर पर उसके बेटे निखिल का जन्मदिन था। सब महंगे महंगे तोहफे लेकर आए। सोहन ने सोचा, क्यों ना मैं मिट्टी का खिलौना बनाऊं और बच्चे के लिए लेकर जाऊं, वैसे भी हम गरीबों का तोहफा कौन देखता है। यह सोचकर वह मिट्टी का खिलौना बनाया और बनाकर जन्मदिन पर ले गया। जब दावत खत्म हुई तो निखिल की नजर उस मिट्टी के खिलौने पर पड़ी। उसे वो हाथ में उठा लिया और खुश होकर और भी बच्चों को दिखाने लगा। खिलौना सभी बच्चों को बहुत पसंद आया और जिद करने लगे कि उनको भी वैसा ही खिलौना चाहिए। यह सब देख सभी मेहमान एक दूसरे की तरफ देखने लगे और एक ही बात पूछने लगे, अरे वाह, इतना शानदार तोहफा कौन लाया है? इतना महंगा तोहफा ये किसने लाया होगा? ये खिलौना तो शायद आपका नौकर सोहन लाया है। इतना सुनते ही सब हैरान हो गए। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी मालिक बोला, सोहन सोहन तो बहुत गरीब है, इतना महंगा खिलौना कहाँ से ला सकता है? हाँ, मैंने देखा है, ये खिलौना सोहन ही लाया है। ठीक है, सोहन को बुलाओ, उससे पूछो कि ये खिलौना वह कहाँ से खरीदा है। वहाँ सोहन आता है और सब उसी के तरफ देखते हैं। वह माहौल देखकर हैरान हो जाता है। मुझसे क्या गलती हुई, सब मुझे ही घूर रहे हैं। शायद मेरा खिलौना निखिल को पसंद नहीं आया होगा और बच्चों के सामने वो अपमानित होगा। कोई बात नहीं, मैं माफी मांग लूंगा। मालिक, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ सोहन, क्या यह खिलौना तुमने दिया है? हाँ मालिक। तुम यह खिलौना कहाँ से लेकर आए हो और इतना महंगा तोहफा तुम लाए कैसे? इतना सुन सोहन मन ही मन खुश होता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, माफ कीजिएगा मालिक, ये कोई महंगा तोहफा नहीं है, यह मैंने खुद बनाया है। गांव में यही खिलौना बनाकर मैं अपने परिवार का गुजारा करता था, लेकिन इससे अब घर नहीं चलता, इसलिए आपके यहाँ नौकरी करने आया हूँ। अरे वाह, तुम क्या अभी है खिलौना बना सकते हो? और सभी बच्चे को तुम्हारा खिलौना बहुत पसंद आया है, इन्हें भी ऐसा ही खिलौना चाहिए। सोहन खुश होकर बोला, हाँ मालिक, बिल्कुल बना सकता हूँ। जब कल मैं आऊँगा तो खिलौना बनाकर लेते आऊँगा। अगले दिन सोहन ने शानदार रंग बिरंगे खिलौने बना कर दिए। यह देख मालिक ने सोचा, क्यों ना मैं खिलौने का भी व्यापार करूं। वह अपने बीवी से बोला, सुनीता, सोहन खिलौना बहुत अच्छा बनाता है, उसे खिलौना बनवाकर शहर में उसका भी व्यापार कर लें। उसे सोहन को उसके मनपसंद का काम भी मिल जाएगा और उससे अच्छी तनख्वाह भी मिल जाएगी, साथ ही साथ एक मोटी रकम हम भी कमा लेंगे। ये तो अच्छा विचार है जी। यह सोच मालिक ने सोहन को खिलौना बनाने के काम पर लगा दिया और बदले में हर महीने अच्छी खासी तनख्वाह देने लगा और रहने को घर भी दिया। यह सब पाकर सोहन और उसका परिवार बहुत खुश हो गया
और सोहन को उसके मनपसंद का काम भी मिल गया। दोनों हंसी खुशी रहने लगे। एक लंबे समय पहले एक गांव में चंद्रैया और शकुंतला नामक पति पत्नी रहते थे। वो दोनों लालची स्वभाव के थे। चंद्रैया बहुत सारे भैंसों को पालते उनका दूध उस गांव वासियों को बेचता था। उस सारे गांव में सिर्फ चंद्रैया दूध बेचता था और वो दूध में बहुत सारा पानी मिलाकर बेचता था। इतना ही नहीं, वो कम से कम उन भैंसों के बच्चों को भी पीने के लिए दूध नहीं बचाता था। एक दिन जब चंद्रैया दूध लेके गांव को बेचने जाता है, चंद्रैया, तुम्हारे दूध में दिन प्रतिदिन पानी की मात्रा ज्यादा हो रहा है। तुम्हारे पास इतने भैंस होने के बावजूद तुम पानी क्यों मिला रहे हो? अगर तुम्हें पसंद है तो मुझसे दूध लो, वरना नहीं। मैं यही दूध किसी और को भी दे सकता हूँ। ऐसे गुस्से से बात करके वहाँ से चला जाता है। उस सारे गांव में सिर्फ चंद्रैया ही दूध बेचने के कारण वो जैसे भी दूध दे सभी चुपचाप उसी से लेते थे। जहाँ वो भैंसों को रखता था उसके बगल में एक बड़े पेड़ पर एक भूत रहती थी। हमेशा की तरह चंद्रैया सारे भैंसों के पास जाकर उनसे दूध निचोड़ के पानी मिला के सबको बेचने जाता है। हर रोज ये लालच के कारण इतना दूध निचोड़ता है कि हमारे खुद के बच्चों को पिलाने के लिए कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, हम हर रोज देखते हैं कि वो दूध में पानी मिलाता है। हम बचपन से उसी के पास बड़े हुए हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें उसे एक सबक सिखाना ही होगा। ऐसे आपस में बात करते रहते हैं। जब वहाँ की भूत उनकी बातें सुनकर सोचती है, हर रोज इन भैंसों की दुखी बातें मैं नहीं सुन पा रही हूँ, और इतना ही नहीं, इस आदमी के दूध में पानी मिलाने के कारण गांव वाले भी दुखी हो रहे हैं। इन भैंसों की सहायता से ही इस आदमी को सुधारना होगा। ऐसे सोचकर वो भूत उन भैंसों के पास आती है। तब मैंने तुम सब की बातें सुनी है। अगर तुम लोग मेरी बात सुनोगे तो तुम्हारे मालिक को सुधार सकते हैं। कौन हो तुम? तुम हमारी बातें सुन सकती हो? मैं एक भूत हूँ, इसी पेड़ पे रहती हूँ। मैं हर रोज तुम्हारी बातें सुनते रहती हूँ। हम तुम्हारी बात सुनेंगे, मगर वादा करो कि तुम हमारे मालिक को कुछ नहीं करोगी, सिर्फ उन्हें एक सबक सिखाओ बस। ठीक है, तुम्हारे मर्जी के अनुसार उन्हें कुछ नहीं करूंगी। ऐसे कह के हमेशा की तरह चंद्रैया उनसे दूध निचोड़ने जाता है। जब वो निचोड़ने लगता है तब वो भैंस उसे जोर से लात मारती है। बाप रे शकुंतला, मेरा पीठ टूट गया। ऐसे जोर से चिल्लाने पर शकुंतला अपने पति के पास आती है। अरे रे, क्या हुआ? आप गिर कैसे गए? उस भैंस को आज कुछ हुआ है। जब मैं दूध निचोड़ने गया तो उसने मुझे जोर से लात मारा। आप रुकिए, मैं भी जरा देखूं कि ये भैंस दूध कैसे नहीं देगी। ऐसे कह के शकुंतला उस भैंस से दूध निचोड़ने की कोशिश करती है और उस भैंस ने शकुंतला को भी उसके पति के ही तरह जोर से लात मारती है। तुरंत उनके बच्चे ही सारे दूध पी जाना देख पति पत्नी कुछ नहीं कर पाते हैं सिवाय उनको देखना। अरे रे, सारा दूध सिर्फ ये बच्चे पी रहे हैं, कुछ तो कीजिए। आज के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, शाम को वापस आएंगे दूध निचोड़ने। ये फैसला करके वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब दोनों वापस दूध निचोड़ने जाते हैं तो सुबह की ही तरह वो भैंस उन दोनों को लात मारती है। ये देख पति पत्नी दोनों डर के मारे घर चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिनों तक भैंस उन्हें दूध निचोड़ने नहीं देती है और सारा दूध सिर्फ अपने बच्चों को पिलाती है। सुनिए, कम से कम हमारे उपयोग के लिए तो दूध निचोड़ के आइए ना। बाप रे,
हम अगर इस गांव में भी दूध नहीं दे पा रहे हैं तो भी ठीक है, मैं तो उस भैंसों के पास नहीं जाऊंगा। वहाँ के भैंसों में से एक को कुछ तो हुआ है, इसीलिए हमें दूध निचोड़ने नहीं दे रही है और सिर्फ उसके बच्चों को दूध पिला रही है। उतना चाहिए तो तुम खुद निचोड़ने जाओ। बाप रे, मैं अकेले? नहीं नहीं, हम दोनों मिलके दूध निचोड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, कल सुबह जाएंगे। ठीक है जी। भैंसों के पास जाते हैं। शकुंतला, पहले तुम जाओ। ऐसे कहने पर शकुंतला उन भैंसों के पास जाके दूध निचोड़ने की कोशिश करती है। जब वो निचोड़ने की प्रयत्न करती है तो वो भैंस जोर से लात मारती है। बिना दूध दिए अपनी पत्नी को लात मारने के कारण चंद्रैया को गुस्सा आता है और वो एक डंडे से भैंस को मारने लगता है। मेरी पत्नी को दूध निचोड़ने नहीं दोगे तुम? हाँ? ऐसे कहते हुए जोर जोर से मारता है, मगर उस भैंस की जगह चंद्रैया खुद पिटता है और इसी कारण उस भैंस को मारना बंद कर देता है। लेकिन उसके बाद भी उसको और उसकी बीवी को डंडे से मार पड़ते ही रहते हैं। हम आइंदा कभी भी दूध निचोड़ने नहीं आएंगे, हमें मत मारो। अरे हिम्मत है तो ऐसे दिखे बिना नहीं, सामने आके मारो हमें। ऐसे कहने पर वो भैंस अचानक एक भूत के रूप में बदल जाती है। मैं ही तुम लोगों को मार रही थी। सिर्फ कुछ दिन दूध ना ले पाने के कारण और घर पे दूध ना होने के कारण गुस्सा होके तुम इस भैंस को मारने चले आए, तो फिर कुछ सालों से जो तुम सारे दूध को उनके बच्चों के लिए बचाए बिना ही ले जाके बेचने पर इन भैंसों को कितना बुरा लग रहा होगा। हाँ, आज से अगर कभी भी तुमने दूध में पानी मिलाया या फिर भैंसों के बच्चों के लिए दूध न बचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं यही रह के तुम पे नजर रखूंगी। हाँ, हमें माफ कर दो, आज से हम ये कभी नहीं दोहराएंगे। ऐसे कहने पर वो भूत वहाँ से गायब हो जाती है। तब से उस भूत के डर से चंद्रैया और शकुंतला भैंसों के बच्चों के लिए कुछ दूध को बचा के बाकी को निचोड़ के उसमें पानी मिलाना बंद करके बेचते हैं। भैंस भी उनके मालिक के सुधारने के पीछे उस भूत के ही हाथ रहने का सच जान के बहुत खुश होते हैं। गांव वाले सारे चंद्रैया को अच्छा गुणवत्ता वाले दूध देते हुए देख खुश होते हैं कि उसमें बदलाव भी आया है। एक लंबे समय पहले एक गांव में आनंद, उसके माता पिता जानकी और रमैया, उसकी पत्नी नर्मदा और उसके बेटे नानी के साथ एक छोटे घर में रहता था। आनंद नौकरी करके आए हुए पैसों से अपना घर चलाता था। जानकी उसकी बहू नर्मदा से सारे काम करवाती थी और उसे हमेशा ताने मार मार के दुखी करती थी, मगर नर्मदा उसे कुछ ना कह के चुप बैठती थी। ऐसे कुछ साल बाद आनंद अपने नौकरी से कमाए पैसों को बचा बचा के एक बड़ा नया घर खरीदता है। आनंद के खरीदे हुए नए घर में बहुत समय से एक भूत रहती थी। ये बात आनंद को नहीं पता था और इसीलिए वो घर खरीदता है और उसके आसपास खाली रहने के कारण दिखने में बहुत शांत सा माहौल था और जानकी में कोई बदलाव नहीं आया। नए घर में जाने के पहले ही दिन नर्मदा की गलती के बिना ही उसे ताने मारती है। दुखी होकर नर्मदा बिना कुछ खाए और सोए अपने कमरे में जाकर रोती रहती है। तब उस घर में मौजूद भूत नर्मदा को रोते हुए देख उसके पास आती है। बगल में परछाई को देख नर्मदा तुरंत खड़े हो जाती है। तब वो भूत नर्मदा के सामने आके खड़े हो जाती है। उसके चेहरे पे घाव, खुले बाल देख के नर्मदा डर जाती है। बाप रे, भूत भूत! डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम हमारे घर में क्यों आई हो? तुम लोग ही मेरे घर आए। ये तुम्हारा घर है? हाँ, ये मेरा घर है। इसी में मैं मर गई। मेरे मरने के बाद ही तुम लोग यहाँ आए।
ऐसे कह के अचानक नर्मदा में घुस जाती है। हा 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 ऐसे हंसते हुए सो जाती है। सुबह उठ के जब जानकी देखती है कि सारा काम वैसे का वैसे ही रह गया, तब नर्मदा नर्मदा बहुत बार बुलाने के बावजूद जब वो नहीं आती है तो जानकी ही उसके पास जाती है। हाँ, तुम अब तक उठी नहीं? नर्मदा नर्मदा उठो। जानकी पास आके बुलाने पर नर्मदा जाग उठती है। उसकी आंखें बहुत लाल और डरावना दिखने के बावजूद जानकी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। उठ गई? जाओ जाके सारा काम करके चाय बना के लाओ। मेरे ही सामने जोर से बात करके मुझे काम करने के लिए कह रही हो? ये कह के उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। नहीं, तुम कुछ मत करो। आज से सारा काम मैं ही करूंगी, मुझे छोड़ दो। जाओ जाके सारा काम करो। ठीक है ठीक है। ऐसे कह के जल्दी से सारे काम खत्म करती है। ये क्या सच में मेरी बहू है? इसके मुंह से कभी एक लफ्ज भी नहीं निकला और आज ये मुझसे सारा काम करवा रही है। तुरंत ये सब मुझे अपने बेटे को बताना होगा। और ऐसे अपने बेटे को सब सच बताती है। तब वो कहता है, जितना भी गुस्सा क्यों ना हो, ऐसे तो नहीं कहते हैं माँ। आप अगर उससे अच्छे से पेश आएंगे तो वो भी अच्छा ही रहेगी। उसके बारे में क्या मुझे नहीं पता? उसके बेटे का ऐसे बात करने पर जानकी कुछ नहीं कहती है और अपनी बहू से डरने के कारण वो सारे काम खुद ही करती है। नर्मदा, नए घर खरीदने की खुशी में मैं अपने कुछ दोस्तों को घर बुला रहा हूँ। सारी चीजों का तुम्हें ही ध्यान रखना होगा। ऐसे बोल के चला जाता है। नर्मदा कुछ बात किए बिना खड़े रहती है। उसके बगल में खड़े जानकी के पास जाके वो कहती है, तुम्हारे बेटे की बातें सुनी है ना तुमने? सारी तैयारी तुम्हें ही करना होगा। ऐसे जोर से कहती है। अगले दिन आनंद दोपहर को अपने दोस्तों को घर ले आता है। नर्मदा, तुमने सारी तैयारी कर ली ना? हाँ जी। और ऐसे सबको खाना परोसती है और सभी हंसते हुए बातें करते रहते हैं। सभी व्यंजन स्वादिष्ट है भाभी जी। हाँ, मेरी पत्नी के हाथों में जादू है। आनंद, तुम्हारा घर भी बहुत खूबसूरत है यार। चारों ओर खाली और शांत है। इस घर को देखते ही पसंद आ गया मुझे, इसीलिए इसे बचाए हुए सारे पैसों से खरीदा हूँ। अब इस घर का मालिक मैं हूँ। ऐसे आनंद कहता है। ये सुनते ही नर्मदा तुरंत भूत बनके अजीब आवाजें बनाती है। उसका सिर नीचे झुका रहता है और अजीब आवाजें आने के कारण सभी उसी को देखते हैं। नर्मदा, क्या हुआ तुम्हें? नर्मदा अचानक अपना सिर ऊपर करती है और क्या इस घर का मालिक तुम हो? मैं हूँ इस घर की मालकिन। ऐसे उसे घूरने पर आनंद अचानक हवा में ऊपर उड़ने लगता है। नहीं, ये तुम्हारा ही घर है, मुझे छोड़ दो। ऐसे कहने पर आनंद को नीचे छोड़ देती है। ये सब देख के घर के सारे मेहमान भूत भूत कह के वहाँ से भाग जाते हैं। नर्मदा जैसे उसे कुछ पता नहीं है अपने कमरे में जाके सो जाती है। आनंद, कम से कम अब मेरी बातों का यकीन करोगे तुम? तुम्हारी पत्नी में भूत घुसी है, भूत। देखो आज उसने क्या कर दिया। हाँ माँ, अब हम क्या करें? एक मांत्रिक को बुलवाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है माँ, कल उसी के पास जाएंगे। और ऐसे जब सब बैठे हुए थे, नर्मदा आती है और सभी डर जाते हैं। तब उन्हें देख कहती है, क्यों सब मुझे देख के डर रहे हैं? क्या हुआ तुम सबको? कुछ नहीं। अब आप तो कुछ भी कर सकते हो ना? क्या करना है मुझे? मैं जो बोलूँगा तुम नहीं कर पाओगी। मैं नहीं कर पाऊंगी? पहले बोलो। अच्छा, क्या तुम इस बोतल के अंदर घुस के वापस बाहर आ सकती हो? इतना ही, और मैं ये नहीं कर पाऊंगी? देखो। ऐसे बिना कुछ सोचे समझे नर्मदा में घुसी आत्मा अचानक उस बोतल में घुस जाती है और तुरंत जानकी उस बोतल का ढक्कन बंद कर देती है।
भूत को मैंने इस बोतल के अंदर बंद किया है, अब इसे गांव के अंत में फेंक के आना होगा। और ऐसे उस बोतल को गांव के एकदम अंत में फेंक के आ जाती है। तब से जानकी अपनी गलती सुधार के अपनी बहू को ताने मारना बंद कर देती है। भूत के चले जाने पर सभी उनके नए घर में खुशी से जीते हैं।